कल की तेज गिरावट के बाद दुनिया भर के बाजारों से आज फिर से हैं कमजोरी के संकेत। सुस्त से कमजोर शुरुआत के हैं आसार, कहीं सपोर्ट लेंगे या और फिसलेंगे। साथ ही मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जो जबरदस्त गिरावट है वो थमेगी या और बढ़ेगी, लेंगे इस सवाल का जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। और कल की कमजोर क्लोजिंग के बाद आज के ओपनिंग क्यूज क्या हैं, सबसे पहले उन्हें देख लेते हैं और उसके बाद आज की स्ट्रैटेजी पर करेंगे फोकस। तो संकेत जो हैं आज की ओपनिंग से पहले जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है उसमें सबसे पहला संकेत है अमेरिका से, जो कि कमजोरी भरा है क्योंकि अमेरिका के बाजार दबाव के साथ हुए हैं बंद। डाउ जोन्स लगभग 200 अंक गिरकर बंद हुआ है। एशियाई बाजारों की जो शुरुआत हुई है वो भी कमजोर हुई है। एसजीएक्स निफ्टी लगभग 25 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। हांगकांग का बाजार भी लुढ़का हुआ है और आपको बता दें अमेरिका के फ्यूचर्स वो भी दबाव में है क्योंकि डाउ फ्यूचर्स अब 100 अंक नीचे कर रहे हैं ट्रेड। अच्छा संकेत है कच्चे तेल से, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फिसला है और अब ब्रेंट का भाव $60 के नीचे आ चुका है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक ढेर सारा एक्शन आपको दिखेगा आज जी बिजनेस पर, रिजल्ट से पहले की स्ट्रैटेजी और रिजल्ट्स के वक्त भी, क्योंकि आज निफ्टी की 5 कंपनियों के नतीजे होंगे और एफएनडो की 7 कंपनियां होंगी जो कि अपने नंबर्स करेंगी पेश। और साथ ही ओएनजीसी भी रहेगा फोकस में क्योंकि बायबैक आज से ओपन हो रहा है। तो ये तमाम संकेत हैं आज की शुरुआत से पहले। लेकिन आज के क्यूज हम डिस्कस करें अनिल जी, उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो पिछले 3-4 दिनों से लगातार हम कमजोरी हावी होते हुए देख रहे हैं, इसके पीछे के कारण क्या है? क्योंकि आप देखिए रिजल्ट्स उतने भी खराब नहीं है जितने स्टॉक्स पनिश हो रहे हैं। खराब रिजल्ट्स तो बहुत ही गिर रहे हैं। जहाँ रिजल्ट्स अच्छे हैं वहां भी पिटाई हो रही है और जो जहाँ खराब है वहां तो मतलब पूछिए मत, डबल डिजिट में गिर रहे हैं। बेसिकली इस वक्त क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है। लोगों को डर है और डर क्या है, सिंपल सा है। आज जो भाव है उसमें अगर हम शेयर खरीदेंगे तो कल उससे सस्ते भाव में मिलेंगे। और जब ये माइंडसेट ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों की होती है तो सबसे पहली चीज होती है वो ये कि खरीदारी से परहेज करें, लेना नहीं है। और जब वो कहते हैं कि लेना नहीं है तो फिर आपको लेने के लिए आगे आएगा कौन? कम वॉल्यूम में जब बाजार गिरना शुरू करते हैं तो फिर लेने के लिए आते हैं शॉर्ट सेलर्स आगे। इंटरेस्टिंग ये है कि शॉर्ट्स भी बहुत ज्यादा बने नहीं, कल को छोड़ दें, थोड़ा परसों को छोड़ दें, और वो भी शॉर्ट्स जो बने ट्रेडर्स की तरफ से। ऐसा नहीं कि फंड्स और एफआईज की तरफ से बड़े शॉर्ट्स बने, इनफैक्ट उनके आंकड़े तो उल्टे खरीदारी के आते हुए दिख रहे हैं। तो शॉर्ट्स भी बहुत ज्यादा नहीं है जो कि आपको हर लेवल पर सपोर्ट दे। नहीं तो कमजोर बाजार में खरीदने के लिए शॉर्ट सेलर सामने आता है कि मैं लूंगा क्योंकि मैंने ऊपर के लेवल पे बेचा हुआ। ये दो चीजें। तीसरी बात जो है, इस वक्त हर वक्त बाजार में जब गिरावट आती है ना कोई थीम होती है। कभी आपको थीम किसी रुपए की कमजोरी की दिखेगी, कभी आपको किसी ग्लोबल मार्केट्स के संकेतों की वजह से दिखेगी। और इस वक्त जो थीम है वो थीम ये कि जिन शेयरों में, जिन कंपनियों में कर्ज ज्यादा है और जिन कंपनियों के शेयर प्लेस ज्यादा है वो शेयर आपको कमजोर होते हुए दिखेंगे। और वही एग्जैक्टली थीम होती हुई दिख रही है। तो जहां भारी भरकम कर्ज है उन कंपनियों को लेकर बाजार परेशान है। हो सकता है एक तेज गिरावट होने के बाद 2-3 दिन इस तरह के निकलने के बाद बाजार फिर से भूल जाए, लगे कि अरे इस भाव पर तो अब बड़ा आकर्षक हो गया शेयर और वापस चलने लगे। वो अपनी जगह हो सकता है, लेकिन इस वक्त जो बाजार को सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं न कहीं जहां कर्ज ज्यादा है उन कंपनियों पर, और जिन कंपनियों पर अगर आपको लगता है कि प्लेज भी ज्यादा है तो वहां हमें सावधान रहना है और वहां पोजीशन हल्की करनी है। तो एग्जैक्टली वही गेम होता हुआ दिख रहा है और ये बड़ी चिंता की बात। एक चीज बताइए, एडिटर स्टेक में जो भी आपने फैक्टर्स बताया, आप क्या ये आप मान के चल रहे हैं कि जो भी कमजोरी हावी हो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे घरेलू फैक्टर्स की वजह से, फिर चाहे वो रिजल्ट्स हो, प्लेशर्स हो, कॉन्फिडेंस की कमी हो? जी हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि पिछले 2 दिनों की गिरावट 100% हमारे घरेलू संकेतों के दम पर हुई। आज भी हमारे घरेलू संकेतों के दम पर प्लस जो ग्लोबल संकेत हैं, दोनों के दम पर हम आज और इस गिरावट को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और कल भी हम लगातार ये कह रहे थे कि अभी खरीदना नहीं है, खरीदने के बारे में भूल जाइए। हाँ। कल क्लोजिंग में भी जब आपके साथ शो कर रहे थे हम यही बात कर रहे थे, सुबह भी यही बात कर रहे थे कि खरीदना नहीं है। आज भी ये ना सोचे कि 10,500 आ गया, 10,550 आ गया, इस लेवल पर आ गया, उस लेवल पर आ गया, स्टॉक गिर गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर एक आध दिन लेट होकर कोई 2-4-5%, अगर कोई स्टॉक 30%, 25%, 40% करेक्ट हो रहा है, उसको अगर आप 5% ऊपर भी खरीद लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? वो लालच इस वक्त की बहुत गिरते। हाँ, एक चीज जरूर हो सकती है कि बहुत ही क्वालिटी स्टॉक हो जहां आपको डर नहीं हो। लेकिन आप पिछले 4-5 महीनों में देखिए निफ्टी के कम से कम 4 स्टॉक ऐसे हैं जो आधे रह गए। मिड कैप्स तो छोड़ ही दीजिए। करेक्ट। कोई आइबुल हाउसिंग, कोई सन फार्मा, कोई यस बैंक, कोई जी एंटरटेनमेंट, ये स्टॉक्स हैं जो अपने ऊपरी स्तरों से अच्छे खासे करेक्ट हो चुके हैं। जब निफ्टी के स्टॉक्स इतने सेफ नहीं है जिन्हें आप आमतौर पर मानते हैं कि ये लार्ज कैप है और यहाँ तो क्या गिरावट होगी, तो फिर क्या सेफ है इस बाजार में? और उस लिहाज से मैं ये कहूँगा कि जहाँ भी क्वालिटी को लेकर आपको थोड़ा भी इशू है, जहाँ भी आपको ये लगता है कि नहीं ये स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पर कभी भी
क्वालिटी को लेकर दिक्कत हो सकती है, तो वहाँ पर न तो खरीदारी करने की जल्दी करें और न ही आप उसे लंबा रखने की कोशिश करें। ये थीम अभी है, हो सकता है 3 दिन बाद हम इस थीम को भूल जाएं, बजट के बाद भूल जाएं, लेकिन अब से लेकर बजट तक वो दिमाग में कहीं न कहीं चलता रहेगा कि नहीं, कुछ ठीक नहीं। अगले कुछ दिनों तक के लिए नई खरीदारी के लिहाज से थोड़ा सतर्क रहना चाहिए इन्वेस्टर। 100%। चलिए ठीक है। अब ये बताइए, कल तो इतना कमजोर हम बंद हो गए, आज के भी संकेत जो है, अगर कच्चे तेल को रुपए को हटा दे तो बहुत बेहतर तो है नहीं। हाँ, तो ग्लोबल संकेत तो खराब ही है। अब कच्चा तेल ठीक है, 62 है या 61 है या 60 है, फर्क नहीं पड़ता, $1-2 से फर्क नहीं पड़ता। रुपया मजबूत हुआ है कल, लेकिन कितना, 8 पैसा। ऐसा भी नहीं कि आप एक चीज देखिए दीपाली, जो 15 दिन पहले करेंसी मार्केट कैसे ट्रेड करता था, थोड़ा सा संकेत चाहिए और पहले मजबूत होता था, अब वो कहाँ है? वो नहीं हो रहा, सुस्त है 2 दिन से। उससे कच्चा तेल पहले क्या होता था, गिरता था तो ज्यादा गिरता था, बढ़ने में $1-8, अब कहाँ है, रुक गया है। तो ऐसे में ठीक है, ये बुरे नहीं है संकेत, लेकिन क्या खाली रुपया और कच्चा तेल देख के मैं तेज दौड़ लगा लूं, बढ़ जाऊं, वैसा तो नहीं है। तो इस वक्त मुझे कच्चा तेल और रुपया देखना ही नहीं है, मैंने डिसाइड कर रखा है। मुझे ट्रेडिंग स्क्रीन देखनी है, मुझे मिड कैप्स देखने, मुझे वो कंपनियां देखनी है जो बड़ी रिस्की है। तो इसलिए ये फैक्टर ठीक है। और उसके ऊपर आप देखिए, अमेरिका कमजोर, हांगकांग फिसल गया, आप किस दम पे बढ़ पाएंगे? बढ़ने के लिए आपके पास दम नहीं है, ताकत नहीं है। ठीक है, तो फिर ये बताइए, आज के लिए लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे, कैसी ओपनिंग आप देख रहे हैं? निफ्टी के लिए 10,700 निर्णायक लेवल है। उससे पहले हाँ, बाकी के एक बार फैक्टर्स आपके एक बार देख लेते हैं। इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट्स, हाँ, ग्लोबल नेगेटिव है, एफआई न्यूट्रल है, डीआई न्यूट्रल है। ये थोड़े से अच्छे संकेत मान सकते हैं। इसमें आप ये कह सकते हैं कि ट्रेडर्स बेच रहे हैं, बड़े फंड नहीं। एफएनओ के संकेत न्यूट्रल हैं, सेंटीमेंट और ट्रेंड दोनों ही नेगेटिव साइड पर कल भी था, आज भी है। तो नेगेटिव और न्यूट्रल का कंपोजिशन ज्यादा है, पॉजिटिव तो एक भी नहीं। 10,700 निफ्टी का निर्णायक लेवल है, आज ही। और 10,700 के नीचे आप जब तक हैं खराब ही हैं, कोई डाउट ही नहीं है। छोटी रेंज 10,625 से 10,700 की है, मीडियम रेंज 10,600 से लेकर 10,750 की बनती है, और जो एक्सट्रीम रेंज है 10,525 से 10,800 की। अगर इसको चेंज करना चाहें, क्योंकि अब कमजोरी बढ़ती हुई नजर आ रही है वहाँ के बाजारों में, तो आप छोटी रेंज को 10,600 से 10,700 भी मानकर चल सकते हैं, और नीचे की जो एक्सट्रीम रेंज है वो 10,500 10,525 तक रिस्क खुलती हुई नजर आ रही है। अब आइए बैंक निफ्टी बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। कल आपको याद होगा, हम यही कह रहे थे, कल नहीं परसों क्लोजिंग में, कि अगर माफ कीजिए कल सुबह की बात है, अगर 27,050 की रेंज को बैंक निफ्टी ने तोड़ा तो 200, 250, 300 पॉइंट ऐसे चुटकियों में निकल जाएगा। ये आपने तो फ्राइडे के सेशन में फ्राइडे भी कहा था, हाँ, और कल सुबह इसको दोहराया था कि 27,000 के नीचे बिल्कुल भी आपको बैंक निफ्टी में तेजी में नहीं रहना। और मिनटों में आपने देखा 27,700, 800 की रेंज में बैंक निफ्टी आ गया। अब आज एक चीज और कहता हूँ आपको, 26,400 के नीचे बैंक निफ्टी टिक गया तो मिनटों में ये 26,000 के नजदीक पहुंच जाएगा, 26,000, 26,100 के नजदीक। अच्छा, तो अगर बैंक निफ्टी को रुकना है तो 26,400, 500 के आसपास रुकना है, नहीं तो कम से कम बैंक निफ्टी आज 500 पॉइंट निकल जाएगा। अगर वहां नहीं रुका तो वो बहुत इंटरेस्टिंग अहम सपोर्ट लेवल है। चलिए पहले छोटी रेंज बता दूं 26,500, 26,800 ये बैंक निफ्टी की छोटी रेंज है। 26,350 से 26,900 मीडियम रेंज है, और इसलिए एक्सट्रीम रेंज 26,150 से लेकर 27,000 की दी है मैंने। अच्छा, हाँ, और ये रिस्क खुल रही है एक्चुअली। एनीवे, निफ्टी पर अब 10,500, 10,550 की रेंज में बेहद इंपॉर्टेंट इंट्राडे सपोर्ट लेवल है। वो क्यों है दीपाली, बता दूं। पिछली बार जब हमने करेक्शन किया था 10,533 का लो बनाने के बाद हम 10,987 के हाई पर पहुंचे थे, यानी कि 450 पॉइंट नॉन स्टॉप बढ़े हम। अब वापस हम जब नीचे आ रहे हैं तो 10,533 जो पिछला लो बनाया था, एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास आप सपोर्ट ले सकते हैं। 5-15 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, वो एक अलग बात है। इसलिए मैंने 10,500, 10,550 की रेंज दी है। मैं अंदाज से नहीं, ये डेटा के बेसिस पे दे रहा हूँ कि कहाँ से शुरू होते हैं, वापस कहाँ पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। 10,500 के नीचे तो फिर भगवान ही मालिक है, उम्मीद करते हैं कि वो ना हो। 10,500 तक आने की प्रोबेबिलिटी है, 10,500, 10,550 की प्रोबेबिलिटी इस रेंज में कहीं तो रुकेगा। अब वो कहाँ रुकेगा मुझे नहीं पता, लेकिन उस रेंज में आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, पूरी संभावना है एक्चुअली। हाँ, मतलब डेटा हाँ, इंडिकेट कर। बैंक निफ्टी अगर इसको रुकना है तो 26,350, 26,400 पे रुक जाना है। अगर यहाँ नहीं रुका तो फिर 26,000, 26,150 की रेंज में जाएगा और वहाँ कहीं रुकेगा। तो ये इंट्राडे के लिहाज से ये दो अहम सपोर्ट मैंने आपको बता दिए। अब आपको मंदी की पोजीशन कहाँ काटनी। एक तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ मंदी की पोजीशन की, मैं शुक्रवार से कह चुका हूँ कि बाजार का ट्रेंड न्यूट्रल से नेगेटिव हो चुका है। अब आपको यहाँ पर तेजी में नहीं रहना है, करेक्ट। 10,800 के ऊपर बंद हो तो ही आपको मंदी की पोजीशन काटनी है, और 27,150 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हो।
आज की गैप डाउन ओपनिंग के बाद ये लेवल आ जाएंगे, 10,750 आ जाएगा निफ्टी का। 10,750 के ऊपर निफ्टी बंद होगा तो आप काटेंगे, और 26,900 फिर बैंक निफ्टी का आ जाएगा। देखते हैं, क्लोजिंग में बता देंगे कि वाकई में वो लेवल्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ये आपके लिए आज की कमेंट। ठीक है, फिर ट्रेड कैसे लेना है आज दोनों इंडेक्स पर? निफ्टी शॉर्ट करना है, अगर गैप से नीचे खुल रहे 10,700 स्टॉप लॉस हो जाएगा। अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ 10,750 आपका स्टॉप लॉस है। नीचे की तरफ 10,625, अगर 10,625 पे ही खुल रहे हैं तो 10,600, 10,550 और अल्टीमेटली 10,525 तक आ सकते हैं। तो मैंने शॉर्ट करने के लिए आज से थोड़ा छोड़ दिया नीचे की, भाई एग्जैक्टली आप एकदम बॉटम पे थोड़ी काट सकते हो। लेना है एक ट्राई कर सकते हैं अगर हिम्मत है तो, लेकिन बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 10,500, 10,525, 10,550 की रेंज में खरीद सकते हैं। 10,500 का स्टॉप लॉस होना चाहिए छोटे मुनाफे के लिए। 10,600, 10,625 कुछ मिल जाए, जो भी मिल जाए वो है, लेकिन ना भी ले तो चलेगा। या फिर आप एक कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं, अगर आप पहले ही घंटे में इस लेवल पर आ जाए तो लेना चाहिए, अदरवाइज नहीं। ठीक है, दिन के दौरान फिसल के नीचे आए तो फिर मत लेना। देखो दोनों में फर्क है। एक तो आप पूरा का पूरा मंदी स्क्रीन पर देखते हैं जैसा कि कल देखा, उस केस में क्या होता है दीपाली, रिकवरी नहीं आती जो नहीं आई। एक ये कि आप बहुत गैप से नीचे खुल जाते हैं, गैप से नीचे खुलने के बाद ऊपर आने की एक संभावना बनती है, क्योंकि थोड़ी शॉर्ट कवरिंग तो होगी ना, थोड़ा सहारा तो मिलेगा। तो अगर आप 10,550 के आसपास पहले घंटे में ही आ जाते हैं तो फिर आपको एक रिकवरी का चांस बन सकता है। जितना गैप से ज्यादा खुले उतना खरीदने का मन बनाए, अदरवाइज जितना कम गैप से खुले नहीं खरीदना है, बेचना है, ये ध्यान में रखिएगा। आइए बैंक निफ्टी, दो तरीके हैं। एक तो शॉर्ट कर दें खुलते तो 26,900 स्टॉप लॉस होगा, जो हम थोड़ा सा ट्रेल करेंगे नीचे की तरफ बाद में। हो सकता है 26,700 पे ही आ जाइए स्टॉप लॉस बाद में, और नीचे की तरफ 26,600, 500, 400 तीन छोटे छोटे लेवल दिए, एक्सट्रीम लेवल वो वाला मैंने दिया नहीं। देखते हैं 26,350, 26,400 पर रुकेगा कि नहीं। खरीदना है तो बैंक निफ्टी को यहाँ पर मेरे खरीदने के लेवल शायद मैंने हाँ, बैंक निफ्टी पे आज खरीदने की राय नहीं है। ये वाली हटा दीजिए। हाँ, आज मैंने खरीदने के लिए हटाया है तो, लेकिन ये कल वाली चिपकी हुई रहेगी, तो खरीदना नहीं है आज बैंक में। मतलब ठीक है, बैंक निफ्टी खरीदना नहीं है, बेचना है, बेचने के लेवल्स आपने बता दिए। हाँ, आज खरीदने का रिस्क नहीं लेना है। लेना है रिस्क तो छोटा सा रिस्क वहाँ ले सकते हैं निफ्टी पर। हाँ, निफ्टी पे ले सकते हैं, लेकिन वो भी स्ट्रेटजी क्लियर है कि खुलता कैसे है मार्केट, उसके हिसाब से ट्रेड लेना होगा। बैंक निफ्टी पे खरीदने की राय नहीं है। थोड़ा सा मुझे अभी भी ये लग रहा है कि डर है, ये बेचने का ठीक है। अब आएगा खरीदने के लिए, मतलब अभी मैं आपको ये बोलूँ कि 26,150, 26,200 के आसपास आए तब लीजिएगा, तो उसका मतलब क्या है, 400-500 पॉइंट नीचे तब की तब देखेंगे। हाँ, ये जरूर है वहाँ आए तो लेना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन अभी मैं उसके लिए लेने की राय देना नहीं चाहता, तो छोड़ देते हैं। ठीक है, ज्यादा रिस्क लेने का फायदा नहीं है, नुकसान नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये बताइए FIS-DIS के संकेत आपने न्यूट्रल साइड पर रखे हैं। हाँ, उससे पहले मैं एक बार सेक्टर्स भी बता दूं। हाँ, सेक्टर्स आज IT थोड़ा खरीदारी का रुझान दिखाएगा, तो निचले स्तरों पर IT खरीदना है आपको। TCS मजबूत दिख रहा है, HCL टेक रिजल्ट ठीक होने चाहिए, तो ये दोनों ही स्टॉक हैं जो मजबूती के साथ आपके दिख रहे हैं, तो IT थोड़ा सा आप खरीद सकते हैं। NBFC क्लियर कट शॉर्ट है दीपाली, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है। शुक्रवार को भी रेपको DHFL दिया था, कल भी हमने DHFL वगैरह शॉर्ट दिया था। NBFC सारे शॉर्ट हैं मोस्टली, DHFL के तो सारे टारगेट्स हाँ, और आज भी NBFC ये शॉर्ट पे ही रही है, तो यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी। अब आप FIS-DIS के क्यूज आपने नेगेटिव साइड पे रखे हैं। हाँ, न्यूट्रल। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि इतना मार्केट गिर रहा है, FIS बिकवाली नहीं कर रहा है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। वही दो न्यूट्रल हैं कि FIS और घरेलू फंड। क्यों है? FIS ने 233 करोड़ की कैश में खरीदारी की है और स्टॉक फ्यूचर्स 460 करोड़ के बेचे हैं, तो नेट आप कह सकते हैं 200 करोड़ के स्टॉक्स बेचे हैं। लेकिन सामने 400 करोड़ के इंडेक्स खरीदे और ओपन इंटरेस्ट घटा है, यानी कि इंडेक्स में उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन काटी है निचले स्तरों पर। तो FIS के डेटा खराब तो नहीं है। घरेलू फंड ने 90 करोड़ की खरीदारी की है, बड़ी नहीं है, छोटी है। इसका मतलब क्लियर कट है, बेचने वाले सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर्स हैं। अब अभी तो देखिए, शुक्रवार से जो ट्रेडर्स बेच रहे हैं सही पड़ रहे हैं, नीचे तो यही रहा है जी, उनको तो पैसा बन ही रहा है। तो ये ट्रेडर्स की बिकवाली है। अब इन ट्रेडर्स में आप इंस्टीट्यूशन को हटाकर PMS भी रख सकते हैं, HNI इन्वेस्टर्स भी रख सकते हैं, वो बेच रहे हैं, ये साफ नजर आ रहा है। ठीक है। और अगर अब F&O का डेटा देखें तो पहले तो निफ्टी के बारे में बताया आपने, 10,700 निर्णायक लेवल बताया और 10,500 की संभलेगा तो यहाँ के समझ सकते हैं। इन दोनों लेवल्स की क्या रेलेवेंस है? देखिए, 10,700 पर 26 लाख शेयर हैं पुट में, और कॉल्स में है 22 लाख शेयर। मजे की बात देखिए, 10,700 के कॉल में कल 16 लाख शेयर ऐड हुए हैं। भयंकर वाली मंदी की पोजीशन कल बनी है। सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट अगर एक किसी स्ट्राइक प्राइस पर बनाए तो 10,700 के कॉल्स पर 16 लाख शेयर। तो अगर आज आप 10,700 को पार नहीं कर पाए तो आप क्या सोचकर तेजी करेंगे? इम्पॉसिबल।
मंदी करने वालों को डर ही नहीं है। जब तक 10,700 के ऊपर आप 10,700 छू भी नहीं, इनफैक्ट आखिरी आधे घंटे में भी 10,700 को मुश्किल से छू पाए और उसके ऊपर टिका ही नहीं, आप वापस नीचे आ गए 10,680 10,682 तक गए, 700 तक पहुंचे है ना। तो कोई दम तो है नहीं, तो इसलिए 10,700 आपके लिए ऊपर का निर्णायक लेवल। जब तक इसके ऊपर नहीं आप खराब है, एकदम खराब है। दूसरी बात दीपाली, 10,800 कल हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था, जो शिफ्ट होकर आ गया 10,500 पर, 300 पॉइंट नीचे सीधी आपकी रेंज सरक गई। अच्छा कोई बात नहीं, सरक गई तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत है एक, क्या है? 10,700 के पुट पे है 23 लाख शेयर, 10,700 के पुट पे है 26 लाख शेयर और 10,600 के पुट पे है 25 लाख शेयर। चलिए 10,600 का पुट छोड़ दीजिए, अभी तक हम 10,600 पहुंचे नहीं, कल भी 10,630 का आया था। लेकिन ये 700 और 800 के जो पुट राइटर हैं, लगभग 50 लाख शेयर जिन्होंने शॉर्ट किए, लॉन्ग किए हैं पुट बेचकर, ये तो तनाव में है ना, और तनाव आज और बढ़ेगा। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स की जो पोजीशन हल्की होने का डर है, खतरा है, वो बाजार पर भारी पड़ेगा, इसलिए आपके लिए ऊपर जाना मुश्किल है। अच्छी बात है, पुट कॉल रेशियो थोड़ा घटकर आया है 1.23 पर, लेकिन क्या इसके दम पर मैं ये कह दूं कि ओवरसोल्ड हो चुका है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और स्पेशली एक्सपायरी के हफ्ते में तो 1.23 ये नहीं है। हाँ, विक्स 7% बढ़कर आया है, विक्स थोड़ा और बढ़ने दें। देखिए एक बढ़िया कॉम्बिनेशन बनेगा, अगर समझिए विक्स आप 21-22 की रेंज में देखें, 21 के आसपास, समझिए 10-12% विक्स बढ़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं, बढ़ भी सकता है। पॉइंट नंबर 1, समझिए 10,500 10,550 की रेंज में आपका निफ्टी आता है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपका 10,500 के पुट पर है, करेक्ट। इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा, दिन में मिल सकता है, और जब मिले तब वहां पर शॉर्ट काट लीजिए। अच्छा ठीक, हिम्मत है तो परसों के लिए खरीदारी, माफ कीजिए कल के लिए खरीदारी कीजिए, हिम्मत है तो। नहीं हिम्मत है तो कम से कम 10,500 10,525 के आसपास शॉर्ट जरूर काटना चाहिए। तीनों कॉम्बिनेशन को देखिएगा, आएगा तो मैं बताऊंगा स्क्रीन पर, लेकिन वो कॉम्बिनेशन एक दिख रहा है निफ्टी पर, इंटरेस्टिंग हो सकता है। ठीक है। और बैंक निफ्टी, इसका डेटा देखें एफएनडो का तो 26,500 आखिरी उम्मीद है तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए। इसके बाद तो भगवान मालिक है। 26,400 26,500 पुट में थोड़ी पोजीशन बनी है, 26,400 भी ऐसे दीपाली देखें तो कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है, 2.5 लाख शेयर ही है पुट में, लेकिन 26,500 ये मजबूत सपोर्ट है। 7 लाख शेयर यहाँ पर है। अच्छा कॉल्स में भी 4 लाख शेयर है 26,500 के कॉल्स पे, अभी तक आप 26,500 पर पहुंचे नहीं, लेकिन कॉल में ऑलरेडी पोजीशन पहले की बनी हुई है। सबसे ज्यादा शायद बिल्डअप वही है, नहीं सबसे ज्यादा तो ऊपर है 27,000 पर, 27,000 के कॉल पर है सबसे ज्यादा। तो 26,500 के आसपास जो कॉल राइटर्स है वो अपनी शॉर्ट काटने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पहले की बनी हुई है, सीरीज की शुरुआत की है ना। तो एक तो ये, और 26,500 को इस लिहाज से होल्ड करने की कोशिश तेजी करने वाले ट्रेडर्स भी करेंगे। 26,500 के नीचे दिन के दौरान रिस्क बड़ी खुलती हुई नजर आएगी, और उसके नीचे टिके तो फिर वही वाला हाल होगा जो मैं कल कह रहा था आपको। 27,000 के नीचे गए नहीं कि 200-250 पॉइंट चुटकियों में, सेम 26,500 है। 26,500 के नीचे गए नहीं, टिके नहीं कि 200-250-300 पॉइंट जैसे चुटकियों में निकल जाएंगे, देखते देखते आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये 26,500 की अहमियत है। बाकी तो देखिए 27,000 पार करने की कोई उम्मीद ही नहीं कर रहा, मैं भी नहीं कर रहा, डेटा भी यही बता रहे हैं, नहीं होगा हमसे, छोड़ दीजिए। एवरेस्ट कौन चढ़ेगा इसमें। चलिए ठीक है। अच्छा इसके अलावा एफएनडो बैन में कोई एंट्री एग्जिट? हाँ एंट्री एग्जिट हुई है, अदानी पावर एफएनडो बैन में आया है, और बाहर निकला है जेट एयरवेज। हाँ जेट एयरवेज बाहर निकला है। अच्छा ओह इंटरेस्टिंग। तो अदानी पावर की एंट्री हुई है? अदानी पावर और अदानी एंटरप्राइजेज और जेन इरिगेशन तो पहले स्टॉक्स हैं, पहले तो हैं ही वो, दो पहले से हैं, आज अदानी पावर और आ गया। अच्छा जेट एयरवेज निकला है बाहर। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के डेटा का एनालिसिस हुआ है, स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है। 9:08 पर हम वापस चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको कि एग्जैक्टली खुलते वक्त दोनों इंडेक्स पर ट्रेड कैसे लेना है। लेकिन फटाफट से देखिए कल क्लोजिंग के वक्त क्या डिस्कशन हुआ था दोनों ही इंडेक्स पर और क्या सलाह आपको दी गई थी। बिकवाली करनी है तो फिर एक बार 10,775 टूट जाने दें, उसके बाद बिकवाली करें, मिनिमम 25 से 50 पॉइंट आपको नीचे मिल सकते हैं। अगर 27,000 का लेवल टूट कर नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो फ्रेश शॉर्ट के लिए आपके लिए जगह बनती है, तब 26,900 26,800 की तरफ बैंक निफ्टी बढ़ सकता है। तो इसलिए 9:10 पर हमने कहा कि लेना तो है नहीं, बेचना है। 250 पॉइंट अगर जैसे 27,000 के नीचे जाए आप दबा कर बेचिए, और वो देखिए आप। और सेम चीज़ आपको याद हो, निफ्टी पर भी 10,775 के नीचे शॉर्ट करने की राय दी थी। 10,700 तक के टारगेट के लिए बोले 10,700 तो आना चाहिए। ओपनिंग में 9:08 9:10 के आसपास आपको बताया था निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही शॉर्ट करना चाहिए। 10,775 के नीचे निफ्टी और 27,000 के नीचे बैंक निफ्टी। तो इंडेक्स का एनालिसिस तो हुआ, स्ट्रैटेजी भी आपको बताई गई है। अब रिजल्ट्स पर करते हैं फोकस, क्योंकि रिजल्ट्स वाले स्टॉक्स में सबसे ज्यादा एक्शन बन रहा है।
तो पहले तो सीएट की बात कर लेते हैं, कैसे लग रहा है आपको नंबर्स? बेहद खराब रिजल्ट है हर एक फ्रंट पर, जैसे देखना चाहें वैसे देखिए, रिजल्ट बहुत ही खराब है। ऑपरेशनली, गाइडेंस के हिसाब से, मार्जिन के हिसाब से, और आउटलुक भी कोई बहुत अच्छा है नहीं कि आगे चलते कुछ अच्छा कर लेंगे। तो ये रिजल्ट तो बहुत ही बगा। अब दिक्कत एक ही है, 150 रुपये ऊपर इस तरह से फिसला हुआ है। तो अब ये रिजल्ट की वजह से फिसला है या मार्केट की वजह से, ये आप डिसाइड करें। लेकिन चूंकि बहुत गिर चुका है, तो अब 1110 1120 के आसपास इसको मजबूत सपोर्ट है। वो टूटता है तो फ्रेश कमजोरी होगी, यानी कि यहाँ से 30-40 रुपये 40 रुपये समझ लीजिए। तो अगर यहाँ पर आता है तो एक बार की आपकी शॉर्ट है तो शॉर्ट कवर कर लें, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिल सकता है। अब बाजार का मूड खराब है, फिर इस लेवल के नीचे अगर ये चला जाए तो फिर अलग बात है। 1180 1200 आई डोंट नो ये रेंज मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर किसी भी तरह से रिकवरी आए तो रिकवरी में एक चीज क्लियर है, फंडामेंटल इसको बेचना है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए रिजल्ट्स के हिसाब से, सिर्फ टेक्निकली। क्योंकि क्या होता है कि रिजल्ट के पहले की पोजीशन, रिजल्ट के दिन का एक्शन और रिजल्ट के बाद वाला, वो आपको मिलाकर देखना जरूरी है। तो मैं ये कहूंगा कि गैप से नीचे खुले तो शॉर्ट मत कीजिए, शॉर्ट है काट लीजिए, उछाल का इंतजार करें, एक बार शॉर्ट कवरिंग की वजह से आ सकता है, वहाँ फिर बेच दीजिए। और वैसे भी सीएट के आमतौर पे हिस्ट्री भी रहती है कि एक तरफा चाल लगातार काफी दिन तक चलता नहीं है, ऊपर नीचे बहुत होता है। बहुत होता है, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इसमें आसान काम नहीं है पैसा कमाना। एग्जैक्टली। अच्छा, चेन्नई पेट्रो, इसके नंबर्स कैसे लगे? नंबर्स ऐसे देखने में खराब है, लेकिन उतने खराब नहीं जितने दिख रहे हैं कि घाटे में आ गई है और ये सब है। मतलब मैं फिर कहूँगा अच्छे तो नहीं है, लेकिन उतने खराब नहीं, और कुछ उसमें वन ऑफ भी है जिसकी वजह से रिजल्ट्स खराब आए। अब दूसरा क्या है कि देखिए, स्टॉक तो गिरेगा, लेकिन वापस नीचे से रिकवर हो सकता है, क्योंकि क्रूड की कीमतें जो गिरी है उसका थोड़ा सा फायदा निचले स्तरों से इनको मिल सकता है, और उससे रिकवरी आ सकते हैं। मैं रेंज दे रहा हूँ आपको चेन्नई पेट्रो की, रेंज 235 से नीचे की लेवल पे, 235 के आसपास रुक जाता है तो ठीक, 235 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो ही आप फ्रेश कमजोरी मानिए। ये फ्यूचर्स के लेवल है। ऊपर 260 के आसपास आता है, आंख बंद करके बेच दीजिए, आई डोंट नो आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, लेकिन ऊपर की रेंज ये है, नीचे की रेंज 235 है। 235 के ऊपर जब तक है तब तक आप मान के चलिए कि रिजल्ट डिस्काउंटेड है। 235 के नीचे ट्रेड करना शुरू होगा तो ही फ्रेश कमजोरी होगी। ताकि मैंने आपको ये रेंज दे दी, मैं ट्रेड नहीं दे रहा हूँ, व्यू दे रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों ही स्टॉक्स पे व्यू आपको मिला है, सीएट पे भी, चेन्नई पेट्रो पे भी, रिजल्ट्स के हिसाब से। लेकिन अब यहाँ से सीधे रुक करेंगे स्टॉक ऑफ द डे का। कौन सा आज का स्टॉक ऑफ द डे? बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर शॉर्ट करने की राय है, बैंक ऑफ इंडिया का फ्यूचर बेचने की राय है। जो रिजल्ट्स आए वो बहुत ही खराब है। मतलब खराब से कोई खराब शब्द होता है क्या? बहुत खराब। हाँ, बहुत खराब, घटिया, वाहियात, मतलब डिजास्टर, मतलब जो कहना चाहें आप कह दें। एसेट क्वालिटी इतनी खराब है। मतलब बैंक ऑफ इंडिया अभी भी ग्रॉस एनपीए 16-17%, मजाक ही क्या ये। एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बताइए। सरकार ने इनको 10-10.5 हज़ार करोड़ रुपए दिए थे, ठीक है, कि भाई आपके लिए एडिशनल कैपिटल है। 4,740 करोड़ एक ही क्वार्टर में उड़ा दिए इन्होंने। एक क्वार्टर में, मतलब आधे पैसे तो ऐसे ही निकल गए। देते रहो कैपिटल, लॉस करते रहेंगे, वैसा हाल है। तो बैंक ऑफ इंडिया का फ्यूचर शॉर्ट करने की राय है। 92 रुपए का स्टॉप लॉस है। 88, 84, 82 तीन लेवल, 88 के तो नीचे ही खुलेगा। 84, 82 ये दूसरे दो लेवल हैं जिसके लिए आपको शॉर्ट करना चाहिए। अनडाउटेबली गया ये। नंबर्स खराब है काफी, कोई नहीं बचा सकता, इसका क्या होगा भगवान जाने। जब आज का एक्सीडेंट खराब नंबर्स इतने पनिश हो रहे हैं तो बहुत खराब को तो बहुत आज का एक्सीडेंट है। और सबसे बड़ी बात एक और चीज बता दूं दीपाली, रिजल्ट के पहले तेजी की पोजीशन भी बनी हुई काउंटर में, लॉन्ग भी करके, हाँ लोग तेजी भी करके गए हैं। तो फिर तो और भी इंटरेस्टिंग चीज है कि तेजी की पोजीशन अगर बनी हुई है तो फिर तो बहुत ही बढ़िया जगह है जाने के लिए। खराब है आज। तो बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक ऑफ द डे, जहां पर बेचने की सलाह है, और फ्यूचर्स के लेवल आपको दिए गए हैं 88, 84, 82, ये तीन टारगेट्स रहेंगे। स्टॉप लॉस आपको 92 पर मेंटेन करना है, और जब लेवल्स होंगे फ्रीज तब एक बार वापस से स्टॉक पर करेंगे चर्चा। और इनफैक्ट बैंक ऑफ इंडिया पर आज जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा ब्रोकर नहीं है जिसने थोड़ा भी पॉजिटिव व्यू दो। 70, 72 तक के टारगेट्स की बात हो रही है। तो चलिए इसी पर अब करते हैं फोकस। टीम क्योंकि हमारी पूरी तैयार है, रजत मौजूद है बताने के लिए कि कल बाजार बंद होने के बाद कौन से रिजल्ट्स आए हैं, संदीप बताएंगे खबरों वाले शेयर्स, और देवांशी के पास है ब्रोकर हाउसेस के रिपोर्ट्स। रजत आप शुरुआत कीजिए, कौन कौन से नंबर्स है जो बाजार बंद होने के बाद आए हैं? जी बिल्कुल, बाजार बंद होने से पहले जो आज आने वाले हैं वो जो सूची है वो बहुत लंबी है, लेकिन मैं कुछ मुख्य रिजल्ट बता दूं जिसमें निफ्टी में 5 कंपनियों के नतीजे आने हैं। एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस आज के सत्र में नतीजे पेश करेंगे। इसके अलावा एचसीएल टेक और एचडीएफसी के नतीजों पर भी इंपैक्ट आएगा और उसका इंपैक्ट बाजार पर देखने को मिलेगा। तो निफ्टी पे ये 5 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। इसके अलावा वायदा सेगमेंट में बैंक ऑफ बड़ौदा, ओबीसी के नतीजे हैं। स्ट्राइड्स, भारत फाइनेंशियल और साथ साथ गोदरेज कंज्यूमर, ये कुछ ऐसी कंपनियां जो आज नतीजे पेश करने जा रही हैं। एमजीएल, महानगर गैस और रैमको सीमेंट्स, ये कंपनियां आज नतीजे पेश करेंगी।
कैश सेगमेंट में इंपॉर्टेंट नतीजे ग्रैन्यूल्स, केईसी इंटरनेशनल, टीम लीज और क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, इसके अलावा टाटा कॉफी, इन्फो एज, यहां पर नतीजों का इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। जो नतीजे आए हैं उसमें टाटा पावर पे बात करें तो मुनाफे की फिगर 591 करोड़ से घटकर सीधा 127 करोड़, बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है मुनाफे की फिगर में। आय 6360 करोड़ से बढ़कर 7706 करोड़ जरूर पहुंची है, लेकिन इनका कामकाजी मुनाफा घटा है। फिगर रिपोर्ट हुई है 1718 करोड़ वर्सेस 1096 करोड़। मार्जिन इरोड हुए हैं, 28.2% से मार्जिन घटकर 22.3% रहे हैं। हालांकि कंपनी ने कहा है कि डिवेंचर्स के जरिए 1500 करोड़ रुपए जुटाने की बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, लेकिन मार्जिन का घटना, एबिटा का घटना और साथ साथ मुनाफे की फिगर का कमजोर होना यहां पर नेगेटिव है। परसिस्टेंट सिस्टम्स, मुनाफे की फिगर बढ़ी है 28 करोड़ से बढ़कर 91.7 करोड़, तिमाही दर तिमाही आधार पर। आय भी बढ़ी है, 836 करोड़ से बढ़कर 864 करोड़ की फिगर है। कामकाजी मुनाफा बढ़ा है इनका 103.7 करोड़ से 106.5 करोड़। मार्जिन 12.4% से बरकरार रखे हैं उन्होंने, 12.4% मार्जिन इंटैक्ट हैं। कंपनी ने बायबैक को भी मंजूरी दी है, 225 करोड़ के बायबैक को मंजूरी मिली, जिसमें 750 रुपए प्रति शेयर के अधिकतम भाव पे कंपनी जो बायबैक करने जा रही है। और इनके डॉलर रेवेन्यू में भी 2.2% की इजाफा देखने को मिला है। तो नतीजे ठीक, बायबैक की खबर ठीक परसिस्टेंट पे। इसके अलावा प्राज इंडस्ट्रीज, मुनाफा 22.4 करोड़, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 14 या फिर 15 करोड़ के आसपास की फिगर। आय जो है उसमें 248 करोड़ से बढ़कर 330 करोड़ की आय इस कंपनी ने रिपोर्ट की है। कामकाजी मुनाफा भी अच्छा बढ़ा है, 16.7 करोड़ से बढ़कर 27.9 करोड़ के फिगर है। और मार्जिन भी बढ़े हैं, 6.7% से बढ़कर 8.4%। तो नतीजे प्राज इंडस्ट्रीज के भी ठीक हैं। शॉपर स्टॉप, V2 रिटेल के नतीजे ठीक थे और अब शॉपर स्टॉप के भी नतीजे बेहतर आए हैं। मुनाफा 33 करोड़ से बढ़कर 44 करोड़ पहुंच गया। आय में 963 करोड़ से बढ़कर 999 करोड़ की फिगर है और मार्जिन भी सुधरे हैं, 8.2% से बढ़कर 9.7% के मार्जिन इस कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। रैमको सिस्टम्स, यहां पर घाटा कंपनी को रिपोर्ट करना पड़ेगा। इस बार 4 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 3 करोड़ का घाटा तिमाही आधार पर। वो इसलिए क्योंकि टैक्स 50 लाख से सीधा बढ़कर पहुंच गया लगभग 4 करोड़ के आसपास, तो टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा है। इसके अलावा कंसोलिडेट बेसिस पे जो आय है उसमें बढ़ोतरी है, 131 करोड़ से 143.5 और मार्जिन में भी बढ़ोतरी है, 7.5% से बढ़कर 10.5%। लेकिन टैक्स कॉम्पोनेंट ज्यादा है, उसका असर घाटे के तौर पर कंपनी ने बुक किया 3 करोड़ का घाटा। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, मुनाफा 19 करोड़ से बढ़कर 21 करोड़, आय 121 करोड़ से बढ़कर 123 करोड़। को ज्यादा एनकरेजिंग नतीजे नहीं है। कामकाजी मुनाफा भी 16.5% के 16.5 करोड़ के आसपास ही आया है। और साथ ही शेल्बी, ये एक कंपनी है, यहाँ पर मुनाफा जो है वो बढ़ा हुआ जरूर दिखेगा आपको, 10.5 करोड़ से बढ़कर 13.1 करोड़, लेकिन इनका कामकाजी मुनाफा जो है वो 20.4 करोड़ से घटा है 19.3 करोड़ और इनके मार्जिन 17.1% पे इंटैक्ट हैं, लेकिन कामकाजी मुनाफे में गिरावट देखने को मिली है। तो कैश मार्केट के ढेर सारे शेयर्स हैं जिनके रिजल्ट्स आए हैं, इन पर बातचीत करेंगे, लेकिन खबरों वाले शेयर्स जान लेते हैं संदीप से। बताइए दीपाली, पहले आपको होटल स्टॉक्स पे नजर रखनी होगी। आज एक IPO खुल रहा है शैलेट होटल्स का, जिसमें 1641 करोड़ रुपए की कंपनी रकम जुटाएगी। आज खुल के ये 31 तारीख को बंद होगा और इसका जो प्राइस बैंड है वो 275 से 280 रुपये तय किया गया। और इंपॉर्टेंट ये है कि 280 रुपये जो ऊपरी प्राइस बैंड है उसी भाव पर इन्होंने एंकर इन्वेस्टर से करीब 492 करोड़ रुपये के आसपास की रकम ऑलरेडी जुटा ली है। तो होटल स्टॉक्स के लिए आज हो सकता है कि IPO ट्रिगर के तौर पे कामकाज करे। ONGC पे भी नजर रखिए, आज इस कंपनी का बायबैक खुल रहा है 4022 करोड़ रुपए का। 11 फरवरी तक ये बायबैक खुला रहेगा, जिसमें 25.29 करोड़ का शेयर ये कंपनी खरीदेगी 159 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पर। इसके साथ साथ डिश टीवी, इस पर जरूर नजर रखिए। अब से कुछ देर बाद ही 8:30 बजे इस कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल होने वाली है। हालिया जो भी बातचीत हुई है उसके बाद अब इस कंपनी में कॉन्फ्रेंस कॉल में जो हालिया मुद्दे उसके ऊपर चर्चा होने वाली है। तो डिश टीवी आज एक स्टॉक है जो कि आज ट्रेड में फोकस में रहेगा। और ब्लॉक डील्स की अगर आप बात करें तो उसके लिहाज से जी एंटरटेनमेंट, कल स्टॉक में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा था। फंड एक्शन हुआ इस स्टॉक में। DVI फंड ने कल इस कंपनी के 90 लाख शेयर खरीदे हैं, 343 रुपीज़ प्रति शेयर के आसपास शेयर खरीदे गए हैं। तो इसका इंपैक्ट हो सकता है कि आज भी स्टॉक पे आता हो दिखे। इसके साथ साथ सद्भाव इंजीनियरिंग, इस स्टॉक पे भी नजर रखिए। कल प्रमोटर शांताबेन विष्णुभाई पटेल ने 9.5 लाख शेयर इस कंपनी के एक्वायर किए हैं, करीब आधे फीसदी के आसपास की हिस्सेदारी है। 190 रुपये प्रति शेयर पर यह हिस्सा खरीदा गया। और आपको दीपाली ये भी बता दें कि 2 तिमाही से अगर आप देखें इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो लगातार प्रमोटर्स की ओर से जो हिस्सेदारी है उसमें इजाफा ही देखने को मिल रहा है। कुछ इनसाइडर ट्रेड्स की बात करें तो KPIT टेक्नोलॉजीज, 24 तारीख को बड़ा एक्शन स्टॉक में देखने को मिला था। देखिए प्रमोटर्स ने 1.48 करोड़ शेयर इस कंपनी के बेचे हैं। 24 जनवरी को जो ब्लॉक डील हुई थी उसमें ये शेयर बेचे गए थे और उसके बाद देखिए कल भी अगर आप देखिए स्टॉक में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। इसके साथ साथ थिरुमलाई केमिकल्स 28 जनवरी यानी कि कल प्रमोटर्स ने 92,000 शेयर इस कंपनी के बेचे हैं। तो उसका इंपैक्ट हो सकता है कि आज भी स्टॉक पे आता हो देखिए। और आखिर में फ्यूचर रिटेल पे भी आप नजर रखिए, इनकी प्रमोटर कंपनी है फ्यूचर कॉर्पोरेट रिसोर्सेज, उन्होंने 7.5 लाख शेयर इस कंपनी के एक्वायर करे हैं। 24 से 25 जनवरी के बीच में शेयर एक्वायर किए गए हैं। तो फ्यूचर रिटेल पे भी आप नजर रख सकते हैं आज के लिए। ठीक है, तो ये तमाम खबरों वाले शेयर्स है। अब ब्रोकर हाउसेस के रिपोर्ट जानते हैं देवांशी से।
दिवांश ये बताइए, कोई रिपोर्ट ऐसी है जिसके रिजल्ट्स किसी ब्रोकर को पसंद आए हो, टारगेट्स बढ़ाए हो, या फिर सब खराब रिपोर्ट्स ही हैं? नहीं, सारे खराब रिपोर्ट्स तो नहीं है। वैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पे CLSA भी मानता है और साथ ही डॉइश बैंक भी यही मानता है कि नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं। नरम क्वार्टर था, उसके बावजूद हमने देखा कि जो नए लॉन्चेस आए हैं 6, उसकी वजह से यहाँ पे बिक्री लगभग यहाँ पे काफ़ी क्वार्टर्स के हाई पर यहाँ पे पहुँचती हुई दिखी थी, तो ये एक पॉजिटिव है। और इसके अलावा ये मानते हैं कि जो कैश फ्लो है वो भी यहाँ पे पॉजिटिव आता रहेगा। आगे चल के जो नए प्रोजेक्ट्स और एग्जीक्यूशन यहाँ पे कंपनी करती रहेगी वो काफ़ी पॉजिटिव है। इसके अलावा आज एक मिड कैप कंपनी CLSA को पसंद आई है, TTK प्रेस्टीज। यहाँ पे वो मिड कैप स्पेस में वो मानते हैं कि उनकी टॉप पिक है, 9000 तक के लक्ष्य वो सुझा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरह से नतीजे आए हैं वो अनुमान से काफ़ी बेहतर आते हुए दिखे हैं और सेगमेंटल अक्रॉस सारे सेगमेंट्स यहाँ पे ग्रोथ उनको दिख रही है। बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, तो आगे जाके जो अधिग्रहण है वो कंपनी कर सकती है, तो इसी के बेसिस पर उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया है। अब थोड़े से खराब नतीजे, परसिस्टेंट सिस्टम्स, यहाँ पे नतीजे तो मिले जुले रहे थे लेकिन बायबैक भी यहाँ पे कंपनी ने अनाउंस किया है, तो इसी के चलते यहाँ पे जितने भी ब्रोकरेज हाउसेस हैं उन्होंने अपने लक्ष्य काटे हैं। EPS का अनुमान उन्होंने 3 से 4% तक घटा दिया है और आय का भी यहाँ पे जो अनुमान है वो 4 से 7% तक घटा दिया है। CLSA ने अपने जो लक्ष्य हैं वो 780 से घटाकर 700 तक के कर दिए हैं और मॉर्गन स्टैनली भी अंडरवेट है, 550 तक के लक्ष्य वो परसिस्टेंट सिस्टम पर बता रहे हैं। टाटा पावर यहाँ पे भी नतीजे थोड़े से खराब ही आते हुए दिखे थे। दोनों ही सेगमेंट यहाँ पे कोल कारोबार इंडोनेशिया से यहाँ पे 39% तक की गिरावट हमें देखने को मिली थी स्प्रेड्स में, और इसके अलावा जो मुद्रा पावर प्लांट था वहाँ पर फिर से एक अंडर रिकवरी आती हुई दिखी है, लॉसेस बढ़ रहे हैं, तो इसी के चलते टाटा पावर के नतीजे भी खराब लग रहे थे। CLSA ने यहाँ पे लक्ष्य काट दिए, 6 रुपये से काट के 90 कर दिया है। मैक्वारी 83 और साथ ही सिटी तो 77 तक के लक्ष्य यहाँ पे दे रहे हैं और मॉर्गन स्टैनली भी यहाँ पे जिस तरह से हम देख रहे हैं सारे ब्रोकरेज हाउसेस काफ़ी नेगेटिव हैं टाटा पावर पर। साथ ही श्रीराम ट्रांसपोर्ट तो यहाँ पे नतीजे थोड़े से बेहतर आते हुए दिखे थे, लेकिन जो AUM ग्रोथ है वो अनुमान के मुताबिक आती हुई नहीं दिखी है, लेकिन वो मानते हैं कि आगे चल के जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है इसकी जो दिक्कतें हैं वो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जैसी कंपनी को नहीं होगी और परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1320 तक के लक्ष्य सुझा रहे हैं। एक अच्छा जो रिपोर्ट आया वो क्यूमेंस पर आया है क्रेडिट स्विस का और 940 तक के वो लक्ष्य सुझा रहे हैं और मान रहे हैं कि यहाँ पे जो कंसर्न्स थे कि पेरेंट कंपनी पर बिजनेस शिफ्ट कर रहे हैं उसमें चिंताएं बनी हुई थी वो अब खत्म होती हुई दिख रही है। 940 के लक्ष्य के लिए वो खरीदारी की राय यहाँ पे दे रहे हैं और एस्कॉर्ट्स यहाँ पे क्रेडिट स्विस को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और रेलवे बुक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो 1060 तक के लक्ष्य वहाँ पे दे रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है, वो है चीन की तरफ से हुवेई वाले मामले में उनका कहना है कि अमेरिका के आरोप गलत हैं और जो हुवेई के CEO को जो गिरफ्तार किया गया है और जिसके प्रत्यर्पण की मांग अमेरिका कर रहा था, तो उसके जवाब में चीन ने ये कहा है कि नहीं, ये मांग गलत है और इस मामले में उन्होंने अमेरिका से कहा है कि उन्हें वापस भेज दिया जाए। हुवेई चीन की एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी है जिसके CEO को कनाडा से गिरफ्तार कर लिया था अमेरिका के अधिकारियों ने और उसको लेकर अमेरिका और चीन के बीच में बड़ा तनाव चल रहा है, तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है। तो तनाव बढ़ने की खबर है, तनाव बढ़ने की लग रही है। मतलब जो हम कह रहे थे कि इंटरनेशनल फैक्टर्स मार्केट नहीं देख रहा है, ये खबरें आने के बाद कैसे दोनों देशों के बीच में आगे चर्चा होती है, बातचीत बढ़ती है, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इस बीच देख लीजिए शंघाई का बाजार पौंड से 1% कमजोर है। हांगकांग और बाकी एशियाई बाजारों पर नजर डाल लेते हैं जिससे अंदाजा लगेगा कि क्या वहाँ कुछ कमजोरी बढ़ती हुई दिख रही है। लगभग 200 अंक नीचे हांगकांग का बाजार है, शंघाई भी कमजोर है, निक्केई के बाजारों में 1% की गिरावट, तो पौंड से 1% तक की गिरावट एशियाई बाजारों में दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि 1 फरवरी से नए नियम लागू हो रहे हैं और चीज़ें बदल रही कि जिस तरह से आप टीवी देखेंगे। कुल मिलाकर सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपको कौन कौन से चैनल देखने हैं ये आप तय करेंगे, न कि कोई और। नए नियम के तहत सरकार आपको मौका दे रही है, आप डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या देखना है और आपको पैसे भी उसी हिसाब से देने हैं। तो अपने पसंदीदा चैनल जी बिजनेस को देखने के लिए आप 31 फरवरी के पहले एक्चुअली 31 फरवरी तक का इंतजार न करें, क्योंकि 31 फरवरी को माफ कीजिएगा 31 जनवरी, माफ कीजिए फरवरी में 31 होती नहीं है, 31 जनवरी के पहले, क्योंकि 1 फरवरी से ये सब नए नियम लागू हो जाएंगे। 1 फरवरी को ही बजट है, तो आपको वेट नहीं करना है और 31 जनवरी को रिक्वेस्ट करने वाले हज़ारों लोग होंगे, लाखों लोग होंगे, तो आप अभी तुरंत आज ही ये एक काम करिए
कि अपने सर्विस प्रोवाइडर से कहिए कि हमें जी बिजनेस देखना है। और इसको देखने का एक तरीका है, क्या है, आप उनसे कहिए कि हमें जी फैमिली पैक लेना है, और वो पूरा जी फैमिली पैक आपको सिर्फ 39 रुपये में मिल रहा है। तो 39 रुपये में आपको तमाम जी ग्रुप के सारे चैनल्स देखने को मिलेंगे। तो महीने का 39 रुपये देना है, सारे चैनल्स मिलेंगे, उसमें आपका जी बिजनेस भी आ जाएगा। और इसके लिए मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, आज 29 तारीख है, आज और कल में ही ये काम कर लीजिए, आखिरी दिन के भरोसे न रहे, नहीं तो बजट के दिन मामला मुश्किल हो जाएगा। अगर आप बजट नहीं देख पाए तो फिर आपको कहीं न कहीं ऑनलाइन देखना पड़ेगा, मज़ा नहीं आएगा। तो बजट के पहले तैयारी कर लीजिए। हमारी तैयारी हम कर रहे हैं, आपकी तैयारी चैनल चुनने की आपको करनी है। तुरंत प्रभाव से आज ही अपने केबल ऑपरेटर को, डीटीएच को फ़ोन लगाएं। कहीं कोई दिक्कत हो तो उनसे मांगे, वो कहेंगे अभी नहीं, बाद में, फिर देखते हैं, डेट आगे बढ़ जाएगी। ये सब बहानों के चक्कर में मत पड़िएगा। कोई कुछ भी कहे, बोले बढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे आज का आज चाहिए, मतलब चाहिए, बात खत्म। मैं 1 फरवरी को चांस नहीं ले सकता। बजट बड़ा दिन है, मेरे पोर्टफोलियो के लिहाज से, मार्केट के लिहाज से, हर एक लिहाज से आपको तुरंत प्रभाव से आज का आज अपना जी फैमिली पैक चुनना है। महीने के 39 रुपये देने, कोई खास बात नहीं। 2000 की कमाई तो हम रोज ही करा रहे हैं, आपको तो महीने के 39 रुपये ही देने हैं। चलिए, एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। राकेश बंसल, कुणाल सरावगी हैं, किरण जाधव है और अविनाश गोरक्षाकर हैं। हम तमाम स्टॉक्स पर आ रहे हैं, उससे पहले फटाफट से पिक्स जान लेते हैं। अविनाश जी, पहले आप बताइए, मतलब पहले तो ये बताइए कि मौजूदा मार्केट में खरीदने की सलाह दे रहे हैं इमीडिएटली अपने क्लाइंट्स को, या फिर रुक रहे हैं थोड़ा? नहीं, मार्केट की बात करें तो मुझे लग रहा है कि जो इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड है उनको तो डेफिनेटली मार्केट्स में थोड़ा सा कॉशन एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन लंबी अवधि के लिए हमको लग रहा है कि ये जो भी करेक्शन हो रहा है एक खरीदने का मौका है। और यहाँ पे हमको कैपिटल गुड्स में कमेंट्स काफ़ी पसंद है, काफ़ी ऊपरी लेवल से ये गिर चुका है। हमको लग रहा है कि करंट लेवल पे अगर कोई खरीदता है तो ऑर्डर बुक और मैनेजमेंट की कमेंट्री और ओवरऑल कैपिटल गुड्स में जो अप ट्रेंड देखा है, यहाँ पे खरीदने का मौका बनता है। करीबन 950 का टारगेट प्राइस है। और दूसरा स्टॉक बजाज फाइनेंस रहेगा। आज कंपनी के नतीजे हैं, हमको लग रहा है कि नतीजे काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ओवरऑल लोन बुक ग्रोथ और एसेट क्वालिटी पे नज़र रहेंगी। हमको लग रहा है कि अगर किसी कारण स्टॉक में थोड़ी कमज़ोरी भी आती है तो खरीदने का मौका समझ लीजिए। और अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है, ऊपरी लेवल से काफ़ी गिरा है, तो यहाँ पे 2800 का टारगेट लेके यहाँ पे बाय किया जाए। बजाज फाइनेंस रिजल्ट के पहले ही ले लें? नहीं, मैं तो क्लाइंटों को ऑलरेडी बोल चुका हूँ, तो आई मीन रिजल्ट के बाद हो सकता है कि थोड़ी सी और पॉजिटिविटी आए। आई थिंक एनबीएफसी स्पेस में अनिल जी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और मुझे नहीं लग रहा है लिक्विडिटी ने कोई बड़ा इम्पैक्ट उनको किया। तो एक तो बजाज फाइनेंस लेना है, दूसरा कमेंट्स लेना है। कमेंट्स तो आपका सदाबहार पसंद है। अविनाश जी का ये काम ठीक है, इन्हें हमेशा क्वालिटी स्टॉक ही पसंद आते हैं। तो अगर एनबीएफसी में आज कोहराम मचे तो बजाज फाइनेंस वो स्टॉक है जहाँ पर आपको गिरावट में खरीदारी करनी है। आइए अब लेते हैं राय हमारे एक्सपर्ट से। कुणाल जी, अपनी पिक्स बताइए। आपका तो कोई खरीदारी वाला मुझे लगता नहीं आज होगा, कोई चांस ही नहीं है। बिल्कुल सही पहचाना आपने अनिल जी, कोई भी खरीदारी की राय नहीं है आपको। और दीपाली जी को गुड मॉर्निंग। और देखिए, मेरी बिकवाली की राय है कैनफिन होम फाइनेंस में। अभी आपने बात की एनबीएफसी की, मुझे लगता है कि सभी के स्ट्रक्चर कमजोर हुए हैं। इस स्टॉक में हमने कल एक बड़ी गिरावट देखी और साथ ही कैनरा बैंक में भी कल एक गिरावट आई। मुझे लगता है कि कैनफिन होम में आपको और नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 235 रुपए के लक्ष्य से बेचें और 250 रुपए पर स्टॉप लॉस रखें। और दूसरा काउंटर जिस पर बिकवाली करनी है वो है मैक्स फाइनेंशियल यानी कि एमएफएसएल, जिसमें भी एक ब्रेकडाउन कल बहुत ही साफ ब्रेकडाउन चार्ट पर आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये दोनों एनबीएफसी स्टॉक्स हैं जिनको बेचना चाहिए। एमएफएसएल के लिए जो स्टॉप लॉस है वो 408 रुपए पर और लक्ष्य 385 रुपए का होगा। ठीक है, कैनफिन होम्स और मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, यहां पर बिकवाली का ट्रेड लेना है। राकेश जी, आपके पिक्स क्या हैं आज के लिए? गुड मॉर्निंग दीपाली जी। दीपाली जी, मेरा भी बिकवाली की राय है। 2 पिक्स हैं। पहला श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है, यहां पर एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में बिकवाली की राय है 1119 के स्टॉप लॉस के साथ 960 के टारगेट के लिए। दूसरा, ऑटो स्पेस में आयशर मोटर काफी खराब लग रहा है और यहां पर बिकवाली की राय है 20,750 के स्टॉप लॉस के साथ 16,500 के लक्ष्य के लिए। ठीक है, आयशर मोटर्स और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस दोनों में बेचने का ट्रेड लेना है। किरण जी, आप भी बेचेंगे या फिर कुछ खरीदेंगे आज? दीपाली जी मॉर्निंग, अनिल जी मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। 2 सेल कॉल्स है और दोनों सी से होते हैं और दोनों ही फार्मा सेक्टर से है। तो पहला रहेगा कैडिला जो बेच के चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 345 का, टारगेट रहेगा 320 से 315 का और इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ दिया है। तो मेरा मानना है कि काफी अच्छी डाउनसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। ये तो सिर्फ शुरुआत है ऐसा लग रहा है, क्योंकि करीबन पिछले 4-6 महीने का कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन देखने को मिला है।
तो ऐसे काउंटर्स में 315 का नहीं, पर अगर एक महीने का नजरिया रखते हैं तो मेरा मानना है कि काफी अच्छा डाउनसाइड इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। कल डेरिवेटिव डेटा भी काफी उभर के आ रहा था, बहुत सारे शॉर्ट पोजीशंस भी बने थे, तो मेरा मानना है ये कंटिन्यू होना चाहिए। दूसरा रहेगा सिप्ला। सिप्ला ने तो करीबन पिछले 8 महीने का कंसोलिडेशन तोड़ दिया है। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 501 का। पहला टारगेट रहेगा आज के लिए 980 और दूसरा 580 सॉरी 480 और 472, ये 2 टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए तमाम स्टॉक्स में बिकवाली की राय। चलिए बेच कर चलें। फार्मा स्टॉक्स बीमार होंगे, ये किरण जी को लग रहा है। चलो कम से कम कुछ तो एनबीएफसी को छोड़ के दूसरे भी बेच रहे हैं, ये एक अच्छा संकेत है। एक और स्टॉक है जिस पर राय लेना चाहता हूँ आपसे राकेश जी, केपीआईटी। ये जो डीमर्जर होने के बाद जब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है तब से लगातार कमज़ोर होता दिख रहा है। आज खबर एक इंटरेस्टिंग आई है और ख़राब भी है। 24 जनवरी को 1.5 लाख शेयर प्रमोटर्स ने बेचे, क्या करना चाहिए? अनिल जी, ये एक परफेक्ट परपेचुअल शॉर्ट है, जैसे शुभम जी कुणाल जी बोलते हैं ना, परपेचुअल शॉर्ट है, ये एक परमानेंट शॉर्ट है। डीमर्जर के बाद टेक्निकल रुझान काफ़ी खराब है। और अनिल जी, खास बात यह है केपीआईटी टेक की कि मार्केट ऊपर भी जाएगा तो भी ये स्टॉक नीचे ही जाएगा, और अभी भी देरी नहीं हुई है, क्योंकि 118.20 पर एक पैटर्न इमर्ज हुआ था, मंदी का पैटर्न इमर्ज हुआ था, और यहाँ पर डबल डिजिट का टारगेट मैंने और कुणाल जी ने दिया हुआ है। बट ये स्टॉक 85-88 तक इजीली शॉर्ट टर्म में गिर सकता है, और इन स्तरों पर भी बेचना चाहिए 120 के ऊपर के स्टॉप लॉस के साथ। तो इन लेवल्स पर भी बेचना चाहिए। केपीआईटी टेक कमजोर लग रहा है, ये सलाह है राकेश जी की। परसिस्टेंट सिस्टम, अविनाश जी, रिजल्ट्स तो कोई बहुत खास आए नहीं है, इनफैक्ट थोड़े अनुमान से कमजोर ही है। 750 का इन्होंने बायबैक का भाव दिया है, सीएलएसए ने टारगेट घटा दिए हैं 780 से घटाकर 700 के। तो अब ये बताइए करना क्या है जिनके पास ऑलरेडी है? मुझे लग रहा है दीपाली, नंबर्स तो डेफिनेटली ख़राब थे ऑपरेशनली, मार्जिन्स, और अगर हम एब्सोल्यूट एबिटा भी देखें तो मुझे लग रहा है कि नतीजे मार्केट्स के उम्मीद से बिल्कुल नीचे आए हैं। डेफिनेटली अगर उस हिसाब से देखें तो डेफिनेटली स्टॉक में कोई बड़ी री रेटिंग आएगी ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने बायबैक अनाउंस किया है, हो सकता है कि थोड़ा सा सपोर्ट इनको करंट लेवल पे मिले। बट यहाँ पे भी कितना एक्सेप्टेबिलिटी रेशियो आता है बायबैक के लिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि बायबैक की प्राइस अट्रैक्टिव है, बट ओवरऑल नंबर्स के हिसाब से मुझे लग रहा है कि किसी को फ्रेश खरीदारी करनी नहीं चाहिए। जिनके पास है वो मेरे ख्याल से रुके और बाद में बायबैक में शेयर ऑफर करे। आने वाला क्वार्टर भी शायद इनके लिए काफ़ी दिक्कत भरा और चैलेंजिंग हो। ठीक है। कुणाल जी, प्राज इंडस्ट्रीज नतीजों से पहले स्टॉक बहुत कमजोर बंद हुआ और रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से काफी बेटर आ गए हैं। 14 करोड़ का अनुमान लगा था हमारा मुनाफे का, 22 करोड़ का मुनाफा आया है। ये बताइए क्या ये रिकवरी का कैंडिडेट आज हो सकता है? लेवल्स नीचे की तरफ कौन से इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट है, और करना क्या है आज? देखिए, जैसे हम कल भी इसकी चर्चा कर रहे थे दीपाली, तो मैंने कहा था कि एक पुलबैक जरूर इसमें देखने को मिलेगा। स्टॉक में बहुत शार्प करेक्शन हमने देखा है, 160-65 रुपए से गिरकर अभी 112-15 रुपए ट्रेड कर रहा है। तो इसमें उसी अनुपात में आपको एक करेक्शन आते हुए दिखेगा, और शायद ये रिजल्ट जो है उसका ट्रिगर होंगे। और इस पुलबैक में मुझे लगता है 126-130 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो 126 रुपए से 130 के आसपास जिनके पास पोजीशन है, जिन्होंने हाल में खरीदा है, उनको मुझे लगता है कि एग्जिट करना चाहिए। 130 जब पार होगा तब इसमें फ्रेश मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो प्राज इंडस्ट्रीज नंबर्स अच्छे हैं, हो सकता है आज के सेशन में रिकवरी दिखे। शॉपर्स स्टॉप, किरण जी एक बार इसके चार्ट्स देखकर अपना व्यू दीजिए। मुनाफा इनका 33 करोड़ से बढ़कर 44 करोड़ के आसपास आया है। आय भी इनकी थोड़ी बड़ी है, लगभग 1000 करोड़ के आसपास आ गई है। चार्ट्स पर स्टॉक पर क्या व्यू है आज के लिए? आज के ये बेसिकली एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, एकदम नैरो रेंज 500 और 525 ये रेंज है। इस रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। ये मेक और ब्रेक लेवल्स रहेंगे इस स्टॉक के लिए। अगर नतीजे अच्छे आए और 525 निकल जाता है तो मेरा मानना है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू होता नजर आएगा, जो कि पिछले करीबन 3 महीने से ग्रेजुअली अप ट्रेंड है। तो इसका टारगेट्स के लिए 560-570 के लेवल्स पहले रेजिस्टेंस लेवल्स है, वो ही मान के चलने चाहिए। पर 500 के नीचे मेरा मानना है कि वापस एक बार थोड़ी सी वीकनेस हावी हो सकती है और 460 तक जा सकती है। तो ये लेवल्स ध्यान पे रखते हुए अपनी पोजीशन रखने चाहिए। 525 इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर निकला तो तेज हो सकता है। उस स्थिति में जो टारगेट होंगे शॉपर स्टॉप पर वो 570 के आपको रखने हैं। टीटीके प्रेस्टीज, इस पर कुणाल जी अपनी राय दीजिए। सीएलएसए की बड़ी अच्छी रिपोर्ट आई, उनको रिजल्ट्स भी बहुत पसंद आए हैं और आउटलुक भी उनका बहुत स्ट्रांग है, और 9000 के टारगेट्स की वो बात कर रहे हैं।
देखिए दीपाली, बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। टीटी के प्रेस्टीज पर हम लोग कई बार खरीदारी की राय भी दे चुके हैं और इसका जो स्ट्रक्चर है वो जिस तरह का है, एक बड़ा पैटर्न चार्ट पर विकसित हुआ है। इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर मुझे ऐसा लगता है कि इस काउंटर में आपको 8500 9000 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो जिनके पास पोजीशन है मुझे लगता है उनको होल्ड करना चाहिए और जो लक्ष्य सुझाए गए हैं बिल्कुल मैं उनसे सहमत हूं। मुझे लगता है कि इसमें 9000 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। जिनके पास है उन्हें होल्ड करना चाहिए और स्टॉप लॉस समय समय पर चेंज करते रहना चाहिए। स्टॉप लॉस आप 7200 के आसपास रखें और 8500 पहला और 9000 दूसरा लक्ष्य होगा होल्ड करने की राय। ओके, ओएनजीसी एक और स्टॉक है। अविनाश जी राय दीजिए अपनी। बायबैक खुल रहा है आज से और 11 फरवरी तक चलेगा। वैसे तो 11 फरवरी में भी समय है, तो बायबैक में शेयर देने का डिसीजन आज ही ले लें या 11 फरवरी के आसपास तक इंतजार करें? 159 रुपये का दाम में चल रहा है 141 पर, क्या करना चाहिए? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि शेयर बायबैक में ऑफर करना चाहिए क्योंकि नतीजे और ऑपरेशनली हमको नहीं लग रहा है अनिल जी यहाँ पे कोई बड़ा ट्रिगर है जिससे कि शेयर फंडामेंटल्स पे ये खरीदा जा सकता है या इसमें कोई बड़ी बढ़त आएगी। तो मुझे लग रहा है कि जो भी शेयर्स है अपने बायबैक में ऑफर करे, जो भी एक्सेप्टेंस रेशियो आता है मेरे ख्याल से एक एग्जिट इन्वेस्टर्स को मिलेगा क्योंकि आगे भी हमको नहीं लग रहा है कोई बड़ी आउट परफॉर्मेंस ये स्टॉक दिखा सकता है। तो मेरे ख्याल से यही राय रहेगी कि कोई फ्रेश बाय ना करे, लेकिन जो है वो बायबैक में ऑफर करे जो 11 फरवरी को खुल रहा है। ठीक है डॉक्टर रेड्डीज, इस पर आप व्यू दीजिए अपना। राकेश जी, क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट आई है, अंडर परफॉर्म की वो रेटिंग दे रहे हैं, टारगेट वो कह रहे हैं 2100 तक के आ सकते हैं। वो यही बोल रहे हैं कि सुबेक्सॉन को लेकर अब कंपटीशन काफी बढ़ रहा है, 2 कंपनियां जिनको ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है, तो बहुत ज्यादा फायदा जिस दवा की बात करें तो उसका मिलेगा नहीं। अब चार्ट्स पर अपनी राय दीजिए डॉक्टर रेड्डीज पर। पॉजिटिव है 2550, 2560, 2550 से लेकर 2560 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक ये प्राइसेस इस सपोर्ट के ऊपर हैं, ट्रेंड ऊपर की तरफ है और 2550 के लेवल टूटेंगे तब ये स्टॉक मंदी में आएगा एंड तब दीपाली जी यहाँ पर नीचे में 2400 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट मुझे तो लगता नहीं दीपाली जी की अगर 2550 के लेवल टूटेंगे भी तब भी 2100 तक तो मुझे लगता नहीं स्टॉक जाएगा। एज ऑफ नाउ जिन्होंने ले रखा है 2550 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। ठीक है, 2550 का स्टॉप लॉस रखें, स्ट्रिक्टली होल्ड करने की सलाह है डॉक्टर रेड्डीज पर। हालांकि रिपोर्ट्स थोड़ी सी कमजोर आई हैं आज के सेशन में। इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज, कल स्टॉक बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ, रिजल्ट्स इनके अच्छे आए हैं, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ सेल्स फ्रंट पर इनकी रही है और आज सीएलएसए की रिपोर्ट भी आ गई। 1024 के वो टारगेट्स दे रहे हैं। चार्ट्स पर किरण जी आपका व्यू गोदरेज प्रॉपर्टीज के? गोदरेज प्रॉपर्टीज बहुत शानदार चार्ट पैटर्न है और पिछले करीबन 3-3.5 महीने से कंसिस्टेंटली ये हायर टॉप हायर बॉटम कर रहा है अच्छे ट्रेंड में। अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो करीबन 830 के करीब आता है। तो मेरा मानना है इधर से और 90-100 रुपए का की जगह खुली है और लॉन्ग पोजिशंस के लिए 700 का स्टॉप लॉस रहेगा, 700-710 का स्टॉप लॉस रहेगा और लॉन्ग पोजिशंस रखनी चाहिए इस काउंटर में। ठीक है, तेजी की पोजीशंस आपको रखनी है, यही सलाह आ रही है। रामको सिस्टम्स, इस पर कुणाल जी एक राय दे दीजिए चार्ट्स पर, क्योंकि नतीजे काफी खराब आए हैं। 4 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 3 करोड़ का घाटा कंपनी को हुआ है और स्टॉक कल लगभग 4 रुपए नीचे बंद हुआ था, यानी उतनी कमजोरी नहीं दिखी कल के सेशन में। आज कितना नीचे जाने की संभावना है? देखिए बहुत ही कमज़ोर चार्ट स्ट्रक्चर है दीपाली। हम देख रहे हैं लगातार स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है और साथ ही इसका अगर आप ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर समझें तो इसमें आपको लोअर पीक्स बनते हुए लगातार कई महीनों से दिखाई देंगे। तो ये काफ़ी नेगेटिव होता है और इसने एक मेजर सपोर्ट एरिया यानी कि 260 रुपये के रीजन को भी ब्रीच किया है। मुझे लगता है कि इसमें और नीचे के लेवल्स आएंगे, हो सकता है एक बार के लिए 212-215 के लेवल्स देखने को मिलें। तो इन स्तरों पर भी जिनके पास पोजीशन है एक बार के लिए निकल जाएं, किसी अन्य शेयर में निवेश करें, बेहतर रहेगा। ओके, तो ये है राय आपके लिए। वेदांता, इसके चार्ट देखिए जरा किरण जी। आज सुप्रीम कोर्ट में इनके वही तमिलनाडु वाले मामले की फिर से सुनवाई है। फैसला आएगा नहीं आएगा ये तो पता नहीं है, लेकिन सुनवाई जरूर है। वेदांता के चार्ट्स पे क्या सीन है, कहाँ अहम सपोर्ट है? अगर आज ग्लोबल मार्केट्स के मूड के साथ कमजोर हो तो क्या कहीं नीचे खरीदना चाहिए या नहीं? नहीं, खरीदना तो नहीं चाहिए। अभी तो चार्ट पैटर्न बहुत खराब है और हर एक राइस पे हमें बिकवाली देखने को मिली है अनिल जी। तो मेरा मानना है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स 188 से लेके करंट लेवल से 191 यही है और मेरा मानना है कि वीक चार्ट स्ट्रक्चर है। अगर ये लेवल्स निकल जाते हैं तो वापस एक बार बड़ा डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। अगर हम लंबे चार्ट भी देखते हैं तो मेरा मानना है कि जो हमने रैली देखी थी करीबन 65 to 350 की, जो कि 2015 से चालू हुई थी और करीबन 2017 के मिड कमल के हो गए, तो इसका अगर हम रिट्रेसमेंट लेते हैं तो अभी सेकंड एंड हाफ लेवल्स कवर किए है,
थर्ड और फोर्थ लेवल बाकी है, तो ये भी लेवल्स आ सकते हैं, रिट्रेसमेंट लेवल्स। तो मेरा मानना है कि अभी के लिए कोई भी संकेत नहीं है जहां पे आपको बॉटम फिशिंग करने की सलाह हो। ठीक है, तो ये सलाह है वेदांता पर। एस्कॉर्ट्स पर अविनाश जी अपना व्यू दीजिए। डॉयचे बैंक की टॉप मिड कैप पिक है, 10 रुपए उन्होंने टारगेट भी बढ़ाया है, लेकिन ऑटो स्टॉक्स को लेकर ऑलरेडी डर इतना है इन्वेस्टर्स के बीच में, करना क्या है, उनके लिए सजेशन क्या है आपका? नहीं, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली स्टॉक में कोई फ्रेश खरीदारी ना करे, क्योंकि मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी उन्होंने क्लियरली कहा है कि आने वाले जो अगले 3-4 महीने हैं तभी जो ट्रैक्टर की ग्रोथ है वहाँ पे उनको स्लो डाउन दिख रहा है करीबन। एक तो बेस इफेक्ट का कारण है और दूसरा ओवरऑल डिमांड कंडीशंस थोड़े से वीक हो चुके हैं। हमको लग रहा है कि अगर खरीदने का ही ख्याल है तो थोड़ा सा फोर्थ क्वार्टर के बाद, रिजल्ट्स के बाद खरीदने का मौका रहेगा, बट एट दिस लेवल जिनके पास है वो होल्ड करे। फ्रेश खरीदारी दीपाली मुझे नहीं लग रहा है इस लेवल से खरीदने की। ओके, फ्रेश खरीदारी ना करें। ओके, एक और स्टॉक है जहां पर खरीदारी होती दिख रही, वो है फ्यूचर रिटेल। 7.5 लाख शेयर 24 और 25 तारीख को प्रोमोटर्स ने खरीदे। आप तो क्लोजली ट्रैक करते हैं अविनाश जी, इन्वेस्टर्स को भी खरीदना चाहिए अगर प्रोमोटर खरीदें तो, या भी इंतजार करें? नहीं, मेरे ख्याल से डेफिनेटली अगर लॉन्ग टर्म निवेश का पर्सपेक्टिव है अनिल जी, तो डेफिनेटली फ्यूचर रिटेल में वो सब ट्रिगर्स अवेलेबल है जो आगे वेल्थ अच्छी जनरेट करेंगे। बट शॉर्ट टर्म में हम, मुझे नहीं लग रहा है कि इस न्यूज़ से स्टॉक में कोई स्ट्रॉन्ग अपसाइड आएगी। थोड़ा सा इंतजार करें और निचले लेवल पे जरूर एक खरीदने का मौका बन सकता है। ठीक है, निचले स्तरों पर खरीदारी की सलाह है फ्यूचर रिटेल में। इसके अलावा कैनरा बैंक, आज यहाँ भी ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट्स आई हैं वो वीक ही आई हैं। मॉर्गन स्टैनले ने अंडरवेट की रेटिंग दी है, 200 तक के टारगेट से बात कर रहे हैं। स्टॉक 240 पर बंद हुआ था। कुणाल जी, आप अभी थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रहे थे कैनरा बैंक का। अब रिजल्ट्स के बाद तो आज रिपोर्ट्स भी खराब आई हैं, कल स्टॉक 4-4.5% लुढ़क भी गया, और नीचे जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है दीपाली। देखिए चार्ट काफ़ी कमज़ोर है, एक राउंडिंग टॉप पैटर्न कैनरा बैंक में बना और बिल्कुल परफेक्ट जैसे कि टेक्स्ट बुक में होता है, बिल्कुल वैसा ही पैटर्न यहाँ पर विकसित होता हुआ दिखाई दिया है। ब्रेकडाउन भी कल आ चुका है, तो मुझे लगता है कैनरा बैंक पे भी आपको नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। बड़ा सपोर्ट 220 रुपये के रीजन में है, तो मुझे लगता है वहाँ तक फिसलना चाहिए। इन स्तरों से भी मुझे लगता है कि 8 से 10% की गिरावट संभव है, तो जिनके पास शॉर्ट पोजिशन है मुझे लगता है उनको होल्ड करना चाहिए। ओके, तो जिनके पास शॉर्ट पोजीशन है वो कर सकते हैं होल्ड। कौन कैनरा बैंक में जल्दबाजी न करे काटने की।